अच्छा, आज हमारा सीएमई में जो है वो केस प्रेजेंटेशन है। डॉक्टर सना केस प्रेजेंट करेंगी और इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे कि इसका क्या डी हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसको कैसे मैनेज हम करेंगे, क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। ये ओपन डिस्कशन है, ठीक है ना। मोस्ट वाली मुझे उम्मीद है कि सब लोग पढ़ के आए होंगे, तो सबको पार्टिसिपेट करना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तो डॉक्टर सना प्लीज स्टार्ट। Assalamu alaikum. A previously healthy 33-year-old woman presents with a 4-day history of sneezing and runny nose, accompanied by nasal congestion, sore throat, and a feeling of fullness in the ear. For the past 2 days, she had cough, which was initially dry, but now is productive of yellowish sputum. There is no history of fever, chills, or dyspnea. And she is also complaining of general myalgia and malaise. And one more important thing was that her toddler is currently recovering from cold. On her physical examination, all the vital signs were normal. Erythema on the posterior pharynx was noticed, tonsillar enlargement with no exudates. On ear examination, the tympanic membrane showed mild erythema bilaterally with no evidence of any fluid or pus discharge or retraction. There were no palpable lymphadenopathy, and on chest examination, on auscultation, there were mild expiratory phases bilaterally were noticed. क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं इसकी? इट्स अ वायरल, बैक्टीरियल, एक्यूट फेज, क्रॉनिक फेज, क्या क्या बताएं डॉक्टर सुहेल। It's acute phase or maybe viral. वायरल, क्योंकि ठीक है। तो इसकी क्या रीडी क्या हो सकती है? और तो जैसे मैडम ने बताया कि उसको टॉन्सिलाइटिस भी है, ओटाइटिस मीडिया, एक्यूट ओटाइटिस मीन भी उसको हो रहा है, हेडेक भी साथ में है, फीवर भी है, फीवर नहीं है, upper respiratory infection है। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है। जी जी। ठीक है, तो इसकी क्या रीडी क्या 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 हो सकती है? टॉन्सिलाइटिस टॉन्सिलाइटिस भी हो सकता है, और बाकी वैसे सिंपल सोर थ्रोट भी हो सकता है। नैनिटल ऑपरेशन की इसकी दे रही है, ईयरिंग की इसकी दे रही है, तो ओटाइटिस हो सकता है, जी जी, साइनोसाइटिस हो सकता है इसको, साइनोसाइटिस जी, एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है इसको। मतलब वायरल के साथ इसमें हो जाएगा। चलिए, तो पेशेंट आपके पास आ रहा है, तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे डॉक्टर? चलिए मैडम आप बताइए। अच्छा सर, हम हमारी जो डायग्नोसिस होगी उसके बेसिस पे हम लोग मैनेज करेंगे। हमारे डीडीज में ओटाइटिस मीडिया भी है, वायरल होगा तो कुछ भी नहीं करना, सिम्टोमेटिक ट्रीट करेंगे। डेज जो है ना वो मैटर करेगा ना, कितने डेज की हिस्ट्री है, 4 डेज ठीक है की ना? हिस्ट्री है और ना। साथ में कोई कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रही है या सिम्टोमेटिक, फिर उसको कैसे मैनेज हम कैसे करेंगे? पहले तो आप एक्सक्लूड कर लेंगे क्या है उसका डी क्या हो सकता है। जी सर। तीन डिजीज उसके कॉमन बन रहे हैं जी। अब उसको मैनेज कैसे करेंगे? हाँ, टॉडलर की हिस्ट्री है, हमने बता दिया कि वायरल है ये, अगर वायरल तो है एक वायरल सिंड्रोम कहेंगे हम, ठीक है ना? सर। ठीक है, सिम्टोमेटिक सर, वायरल सिम्टोमेटिक में ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? सर। फीवर नहीं, रनी नोज है, स्नीजिंग है, उसके लिए जो है राइजन एंटी एलर्जी देंगे, और कॉफ होगी तो उसके लिए कॉफ सप्रेशन दे कॉफ देंगे, जी। और साथ में और सर फीवर नहीं है कंजेस्टेंट देंगे इसको, तो नॉर्मल सलाइन ड्रॉप देंगे उसको, देंगे इसको साथ में। जी सर देंगे, क्योंकि सपोज माइल्ड है तो कुछ पेन किलर दे देंगे, पेन किलर देंगे जी। नेबुलाइज करवाएं, डिजीज आ रही है। सही, हाँ वीजा। आपकी बारी है भैया। कॉम्प्लिकेशन मैडम क्या हो सकती है इसकी? मतलब अगर सपोज फीवर, मतलब कंप्लेंट जो है उसकी सिम्टम सबसाइड नहीं हो रही, क्या हो सकता है? सर ये इट कुड लीड टू सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया एंड इंटरना में भी जा सकता है, और टॉन्सिलर नहीं, फॉलिक्यूलर टॉन्सिलाइटिस में भी कन्वर्ट हो सकता है। प्लस इट कुड लीड टू क्या कह सकते हैं कि एस्थमा, इट कुड लीड टू एस्थमा एज वेल, बिकॉज जब अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक को ये इन्वॉल्व कर लेता है तो फिर चेस्ट को भी इन्वॉल्व साथ में कर लेगा। के अंदर मोस्ट लाइकली क्या हो सकता है? जैसे ये कह रहे हैं कि फीवर नहीं है, फीवर नहीं है इस पेशेंट को, ठीक है ना? फीवर नहीं है तो इसको क्या हो सकता है? मोस्ट वाली वायरल हो सकता है। इट इज वायरल इन्फेक्शन। आप इसको हम ऑब्जर्व करेंगे, पेशेंट को सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, यस सर। ठीक है ना? सारी चीजें होंगी, फार्माकोलॉजिकल एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल दोनों ट्रीटमेंट्स हम पहले देंगे, ठीक है? नॉन सब सर स्टीम इनहेलेशन से देंगे, हॉट फ्लूइड्स के लिए उसको कहेंगे, ठीक है? बेड रेस्ट करवाएंगे, प्लस ये से कहेंगे कि जितना आप इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या, मतलब कोई कहते हैं ना कि रेड फ्लैग सिम्टम्स आ रही हैं, वो क्या हो सकती है? सर सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसके साथ हो सकता
सकता है कि ये इन्फेक्शन कितने डेज के बाद? आफ्टर 14 days 2 weeks से ऊपर की हिस्ट्री होगी तो सर तो हम उसको कैसे असेस करेंगे? हम मतलब patient हाई ग्रेड क्या- फीवर के साथ पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट क्या- करेगा। जो स्प्यूटम था ना, स्प्यूटम कलर जो है वो भी नोटिस करवाएंगे। सीबीसी डिस्निया होगा सर उसको, अगर हम फिजिकल सिम्टम्स देखें तो फीवर के साथ आएगा, डिस्निक होगा, पेशेंट चेस्ट टाइटनेस के साथ आएगा हमारे पास, बॉडी एक्स होंगे, यस सर, फीवर में चिल्स होंगे। कॉम्प्लिकेशन की तरफ पेशेंट जा रहा है, ठीक है ना। अगर सपोज फीवर हेडेक हो रहा है, फेशियल पेन हो रहा है तो साइनसाइटिस की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। अगर सपोरेटिव ओटाइटिस मिली, अगर डिस्चार्ज हो गया या एक्यूट हेयर एक है तो ओटाइटिस में टेक तरफ जा रहा है, Yes, तो sir. फिर इसके लिए हम क्या करेंगे फिर? तो फिर इनको दीजिए, फिर हम ऑब्जर्व करेंगे। सवाल करेंगे आप। ठीक है ना। आप बताएं अगर सपोज लेकिन एक तो कॉम्प्लिकेशन डेवलप तो हो गई ना, चला गया, वीजीज आ रही हैं, फीवर आ गया, उसको चिल्स आ गए साथ में और डिस्निया की हिस्ट्री दे रहा है, ठीक है ना। या फिर ये कि आप अगर सपोज चेस्ट ऑसिलेट कर रहे हैं, उसको रोंकाई मिल रहा है, Wheezes आ रहे हैं, ये वीज आ रहा है, उसको कैसे मैनेज करेंगे? नेबुलाइज करवाएंगे, क्योंकि एज अ वायरल तो आप मैनेज कर रहे हैं ना उसको, वायरल में सपोर्टिव जो चीज़ें हैं, मेजर्स हैं, उसको पूरा कर रहे हैं आप, साथ में नेबुलाइज भी कर रहे हैं। और सीबीसी ज़रूर करवाएं, क्योंकि सुपरएटेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन कब करवाएंगे? देखिए पेशेंट पे डिपेंड करता है, पेशेंट पे डिपेंड करता है कि टॉक्सिक लुक है और सिक लुकिंग है बहुत ज़्यादा। सपोज फीवर आना शुरू हो जाता है तो हम सीबीसी की तरफ, सीआरपी की तरफ चले जाते हैं, बिल्कुल क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन तो नहीं है, रूल आउट करने के लिए। सर ये जो डॉक्टर साहब ने जो केस प्रेजेंटेशन किया है, वो जो हिस्ट्री दी है, वो हिस्ट्री की बुनियाद पर शुरू में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाएंगे? मैंने अभी आपके साथ ज्वाइन जरूरत नहीं है, क्योंकि फीवर के साथ प्रेजेंट ही नहीं किया पेशेंट ने। पेशेंट आ रहा है 7 डेज के साथ, दोनों जो 4 days। 4 days तो अभी आप किसी इन्वेस्टिगेशन में नहीं जाएंगे, बस सीबीसी मतलब टॉक्सिक साइन नहीं आ रहा ये होता, ग्रुप पेशेंट टू पेशेंट ये आ रहा है। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करेगा ना, वो पेशेंट को देखना भी तो है ना हमें। सॉरी, अगर प्रोलॉन्ग कर जाए लाइक 2 वीक्स से ज़्यादा हो जाए, फिर क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर हम उसके लिए बेस इन्वेस्टिगेशंस करवा सकते हैं, लेकिन वैसे उसको क्लिनिकली ट्रीट कर सकते हैं। CRP और चेस्ट एक्स-रे पहले हम करवाएंगे, ओटाइटिस मीडिया के लिए भी सर हम देख सकते हैं, ऑटोस्कोप से खुद भी देख सकते हैं अगर हम पेशेंट रूटीनली क्लिनिक में देखते हैं। जस्ट में एक्सरे की है, लेजर की टीनेसी में सर वो बात की बात है। सपोज एक्यूट से क्रॉनिक किया, मतलब उसको टॉक्सिक साइंस आ रहे हैं, जैसे Fever फीवर आना में सीवियर आ रहा है, उसको हेडेक सीवियर हो रहा है, 5 से 7 डेज की हिस्ट्री हो गई है, पेशेंट सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट से नहीं हो रहा, जो ओवर द काउंटर मेडिसिन आप दे रहे हैं उससे मेडिसिन से नहीं हो रहा वो, तो हम फिर उसकी तरफ कॉम्प्लिकेशन की तरफ एक्सरे की तरफ जाएंगे। हम एक्सरे पीएनएस भी करवा सकते हैं, अगर सपोज रोंकाई आ रहे हैं तो हम चेस्ट एक्सरे की तरफ जाएंगे, सीबीसी हम करवाएंगे इसका, ठीक है ना। और फिर इसको अगर सपोज वो मेडिसिन, फिर एंटीबायोटिक हमें अकॉर्डिंग टू सिम्टम्स जो है उसकी मेडिसिन देनी पड़ेगी कि साइनोसाइटिस उसमें क्या मेडिसिन हम देनी है, आरटीआई है तो आरटीआई के हिसाब से मेडिसिन हम देंगे, ठीक है ना। और इसमें सिम्पटम होता है कफ विद येलोइश जी, मैं वही कह रही थी कि येलोइश और ग्रीनिश, ठीक है ना। पूछते भी हैं हम कि जी सर, कलर कैसा होता है? जी तो जी जैसे अगर ग्रीन में कन्वर्ट हो जाता सही। है सर, आपका केस है, आप थोड़ा सा आप डिटेल बताएं। इसकी भी सिग्निफिकेंस है कि बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो रहा है। जी सर, मैं यही कह रही हूँ ना कि जैसे अगर वायरल है पिलफर्स, तो वो कफ जो हम स्प्यूटम का कलर देखेंगे वो यूजुअली वाइट या येलोइश की तरफ होगा, लेकिन हम बेसिकली इसमें ये होता है कि हम पेशेंट को फॉलोअप के लिए ज़रूर बुलाएं कि अगर वायरल है, अगर वो रिग्रेस हो जाता है तो ठीक है, लेकिन हम उसको ये ज़रूर बोलें कि अगर ये बुखार ज़्यादा बढ़ जाता है, सही नहीं होता, तो आपने हमारे पास आना है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग इसको हम लोग इसको 6 to 7 डेज़ के बाद बुला सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आप इसको मेडिसिन वगैरह देंगे और इसके बाद अगर ठीक नहीं होता तो फिर हम सीबीसी, सीआरपी, एसआर वगैरह ये सब प्रोफाइल करा के चेस्ट एक्सरे, और अगर खांस अभी कफ जो है वो कंटिन्यू रहती है इसकी, और फिर हम चेस्ट एक्सरे की भी फाइंडिंग्स पर हम सारी देख सकते हैं कि और क्या क्या उसमें हम लोग को हो सकता है। आपने इसका फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या बताया? इस केस में अगर हम जाते हैं, क्या उसमें क्या क्या चीज़ें आपने ब्रोंकोडायलेटर बताया? पेन किलर भी देंगे, पेनाडोल, एनाल्जेसिक, जो माइल्जिया वगैरह जी, इंप्रूव करने पे एंटी एलर्जी, पेशेंट डिस्टर्ब रहेगा, एंटी एलर्जी। अच्छा, इसमें कोई रोल है? हाँ, इसमें कोई रोल है वो इसकी मोटिलिकास्ट टाइप का कोई कर जाए तो एलर्जी वाइज? देखिए ये जो अगर मैडम का केस प्रेजेंट, हाँ ये एलर्जिक राइनाइटिस के पेशेंट हाँ हाँ, प्योर वायरल उसका वो है, ठीक है। इसलिए टोटलर की आप हिस्ट्री दे रही है, 8 मंथ टोटल की उससे तो कांटेक्ट की हिस्ट्री है, ठीक है ना। अगर सपोज एलर्जिक राइनाइटिस की तरफ जा रहा है पेशेंट, तो हम उसके अंदर मोंटिलिकास को ऐड करेंगे। जी जी, आपको डायग्नोसिस बनाना पड़ेगा, अगर पेशेंट एटोपिक है उसको बार-बार जो है आपको हिस्ट्री लेनी पड़ेगी ना। फिर हम जो है मोंटिलिकास लॉन्ग एक्टिंग कम से कम 2 से 3 महीने के लिए हम डाल सकते हैं।
recommended now for toddlers or in children because less than 5 years because वो फिर आप जी बिल्कुल डिग्रेडेशन करवा देते हैं। ठीक। सभी लोग बोले Lipoprotein antagonist, analgesic, antihistamine, gargle, steam inhalation, और अगर ये कंटिन्यू करे तो फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। वायरल की डीडी क्या क्या हो सकती है? अगर सुपर मतलब कुछ नाम वायरस के नाम भी तो लेना, कुछ नाम हो सकते हैं। रोटा वायरस, कॉमन वायरस कौन से हैं? रोटा वायरस, वेरी गुड। अच्छा, और राइनो वायरस, सॉरी राइनो वायरस, कॉकटेकी वायरस हो गया, ठीक है ना। कोविड चल रहा है, नोवल कोरोना वायरस हो गया, ये कॉमन है, ठीक है ना। इससे डेंगू हो गया, डेंगू भी इस तरह प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है ना, शुरू के अंदर। मतलब हमें पास पेशेंट तो वेरी कर रहे हैं, मतलब एक तो डेंगू कॉमन जो उसकी आइडियल जो सिम्टम्स हैं, उसके अलावा राइनाइटिस के साथ भी हमें प्रेजेंट कर सकता है। लेकिन सर डेंगू में फीवर नहीं होगा? होगा, इसमें तो हिस्ट्री नहीं दे रहा। मुझे बॉडी होगा। हाँ वो बोले सही है, तो है। इसको इन्फेक्शन में फेंकने तो नहीं ज़्यादा लेकिन है तो वो भी वायरल ही है। नहीं देखिए हिस्ट्री फीवर भी नहीं है, डेंगू वायरल इसमें हिस्ट्री नहीं है। कोविड भी हो सकता है। अच्छा, मेन जो चीज़ जो है ना, हम डिस्कशन का मकसद यही है कि हमारे पास डायग्नोस्टिक टूल तो सारे हैं, लेकिन हमें इसको इस्तेमाल एहतियात से करना है, ठीक है ना। मेन चीज़ तो ये है ना कि ये नहीं कि फ़ौरन पेशेंट आए थर्ड डे से हम उसका CBC करवा लें, RBS और CRP और उसको साथ में XHS भी करवा लें। तो फिर पहले हम उसको असिस्ट तो करें, ठीक है ना। इसमें हिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। जितनी अच्छी हिस्ट्री होगी ना आपकी, उतना अच्छा आपका डायग्नोसिस बनेगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपका ट्रीटमेंट के ऊपर, उस हिसाब से आप मैनेज करेंगे। तो बेहतर तो ये है कि आप पहले हिस्ट्री ले लें, कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और साथ में अगर 3 to 5 डेज़ की है तो मेरे हिसाब से कोई टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। आप सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दें उसको, 5 to, जैसे मैडम ने बताया कि 5 to 7 डेज़ के बाद उसको बुलाएं, फिर देखें, असेस करें। अगर सपोज़ वो वर्स होगा तो वो खुद ब खुद हमारे पास आ जाएगा। अगर सपोज़ उसका फीवर सेट नहीं हो रहा है या उसको मसा लोअर RTI डेवलप हो रहा है तो खुद ब खुद वापस हमारे पास आ जाएगा, ठीक है ना। सर इस कंडीशन में बेटिस और गार्गल्स जो होते हैं वो वर्क करेंगे? वो डिपेंड करता है कि कितना हाँ, मतलब कितना थ्रोट कितना है, उसको डिफिकल्टी इन स्वॉलिंग कितनी हो रही है। वरना तो ये है कि अदरवाइज जो आपका जो आता है ना सेरोपेप्टाइड जो आते हैं, जो डेंजिन DS हो गया, वो बहुत इफेक्टिव है, ठीक है ना। आप उसको यूज़ करें, आप साथ साथ डेंजिन DS दे दें उसको, बेटनेसोल स्टार्ट ना करें, डेंजिन DS BD फॉर्म में दे दें उसको, साथ में एंटी एलर्जिक। और अगर सपोज नेजल ऑब्स्ट्रक्शन है तो एरिनेक फोर्ट पे या एरिनेक प्लेन वाली डाल दें साथ में, और नॉर्मल सलाइन ड्रॉप्स दे दें उसको। गागस करवाएं इसको, वार्म सलाइन गागस, वो बेहतर है इसके लिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है 3 to 5 डेज सेट हो जाएगा। नो, बायलैटरल होगा। अगर सपोज कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसमें हो सुपर इम्पोज तो वो हो सकता है, अदरवाइज तो बायलैटरल होगा ना। मतलब एक में हो ये सकता है कि एक साइड पे ज़्यादा हो, एक साइड पे कम नज़र आ रहा हो आपको, लेकिन होगा तो बायलैटरल ना, ठीक है ना। ये जो केस प्रेजेंटेशन है उससे अगर उसको हम कंक्लूड करें तो मैं डॉक्टर अजहर से कहूँगा इसको कंक्लूड करें। और दूसरी बात ये कि देखिए हम जो कर रहे हैं जो काम यहाँ पे, एक तो जैसे सर अजहर सर ने बताया हमारे पास सारे डायग्नोस्टिक टूल हैं। हम इस तरह से जो काम अपने शाम में प्रैक्टिस में भी कर रहे होते हैं और यहाँ भी हम कर रहे होते हैं। तो यहाँ के लिहाज से जो डॉक्टर साहब ने बताया कि हम पेशेंट को लाएँ, उसको ज़रा ये ट्रीटमेंट दें, उसको थोड़ा होल्ड करें, उसके बाद जो है मज़ीद डायग्नोस्टिक टूल की तरफ जाएँ। तो इस पूरी प्रेजेंटेशन को मैं चाहूँगा कि डॉक्टर अजहर जो है वो कंक्लूड करें, और इस ताकि जो हम नेक्स्ट टाइम जो भी केस आते रहें उस केस को हम मज़ीद डिस्कस करते रहें। अच्छा, दूसरी मेरी बात जो आज हमारी फार्मिस्ट ने एक सजेशन दी थी कि हम जो है इसमें अपने इंटर्निस्ट को भी इन्वॉल्व करें, तो बहुत अच्छी सजेशन है। और इसमें जो हमारे जो इंटर्निस्ट बैठे हुए हैं, आप इससे जो भी चीज़ है, जो भी आप इसे सीख रहे हैं, अगर आपको कुछ पे क्वेश्चंस हैं तो आप आपकी फार्मिस्ट के थ्रू हमारे आर्मोस के पास जाके सारा जो है क्वेश्चनिंग कर सकते हैं। अरे देखिए, इसमें एक चीज़ रह गई है कि सपोज अगर सुपर एडिड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, ठीक है ना। हम इस पर भी थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो इसमें सबसे फर्स्ट जो है वो पेनिसिलिन ग्रुप सबसे पहले है, नंबर 1, ठीक है ना। हम डायरेक्ट जो है वो क्विनोलॉन ग्रुप पे जाते हैं या सेफिक्साइम ग्रुप पे जाते हैं। नंबर 1 जो है पहले हम हिस्ट्री ले लें उसकी कि उसको कितना रिकरेंट है। अगर रिकरेंट है तो फिर जी मतलब ऑगमेंटिन जो है ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है ना। पेनिसिलिन के साथ क्लेविलोनिक एसिड जो है साथ में जो एडेड होता है वो सबसे बेस्ट है, ठीक है ना। तो उसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अगर उससे रिस्पॉन्स ना मिले
तो फिर आपका जो है वो क्या बोलते हैं क्लेरिसेट ग्रुप जो है, अमाइनो ग्लाइकोसाइड ग्रुप जो कहलाता है, वो भी अच्छा है। मैक्रोलाइट ग्रुप, सॉरी, मैक्रोलाइट ग्रुप भी अच्छा है। फिर साथ में फिर आप सेफेक्साइम भी दे सकते हैं, वरना फिर लीफ लॉक्स सेकंड नंबर पे आजकल ड्रग ऑफ चॉइस है ऑगमेंटिन के बाद। उसका रिजल्ट आरटीआई के अंदर बहुत अच्छा है अगर सुपर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, ठीक है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन हुई है ये। तो वो डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू सीवियरिटी है, मतलब जो उसकी डोज है, आइडियल डोज है, उस पर हम रखेंगे इसको। जैसे ऑगमेंटिन है, मतलब ऑगमेंटिन की डोज जो है वो 30 मिलीग्राम से लेके 100 मिलीग्राम तक हम जा सकते हैं पर बॉडी वेट। उसके साथ हम एडजस्ट कर लें उसको, 50 केजी का है, 70 केजी है, उसके साथ हम इसको डिवाइड करके हम देते हैं उसको, ठीक है। इस तरह क्लेरिसेट की डोज भी यही है, इसी तरह से 7.5 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट का, उसी हिसाब से हम देख लें उसको, ठीक है। तो अच्छी प्रेजेंटेशन रही, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम भी इसको कंटिन्यू करेंगे जी। देखिए बीबी, वेरी स्पॉन्सिडिव। देखिए बात ये कि इतनी एडवांसमेंट हो गई कि अब इसकी इतनी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। जैसे कि पेशेंट तो एक्यूट फेज के साथ आपके साथ आ रहा है, उसको फौरन ट्रीट करना है, ठीक है ना। आप ये कह सकते हैं कि इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स इतनी अच्छी आ गई हैं कि अब आपको ट्रेन करने की जरूरत नहीं है उसको, वरना अदरवाइज हम लोग क्या करते थे, या तो हम इमरजेंसी के अंदर उसको ट्रेन करते थे कट लगा के सिविल हॉस्पिटल के अंदर, या फिर आजकल हॉस्पिटलाइज करके उसको दाखिल किया जाता है, फिर अंडर जीए के अंदर उसको ट्रेन किया जाता है, पैसे बनाए जाते हैं। अब इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक्स ऐसी अच्छी आ गई हैं कि कोई चीज़ कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप सेफ्टैक्सोन पे डालते हैं या ऑगमेंटिन पे डाल दें, 3 दिन में इसका रिस्पॉन्स मिल जाता है और 5 डेज के अंदर पेशेंट सेट हो जाता है। फिर आप उसको ओरल 5 डेज पे स्विच करते हैं, उसको सेट हो जाता है पेशेंट। फिर आप उसको प्लान कर लें, अगर वो उसको रिगरेंट हो रहा है तो आप उसकी सर्जरी कर दें बाद में, अदरवाइज वो छोड़ दें। ये तो इंटायरली डिपेंड है टॉक्सिक लुक पर है। अगर आपको लग रहा है पेशेंट बहुत अनेबल टू जो है वो सॉलो है, सब कुछ है, तो ये जो डॉक्टर साहब बता रहे हैं सब, आजकल एंटीबायोटिक कम्बिनेशन भी बहुत अच्छी आ गई हैं। हाँ, कॉम्बिनेशन भी आ रही है, सुल्जोन जो है वो बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन में आ रही है, वरना आप सेफ्टैक्सोन पे रखें, मतलब डोज कन्वीनियंट भी है, ओडी डोज के आप पेशेंट को रिस्पांस मिल जाएगा। जी सर, एक केस हमारे पास ऐसा आया भी था, एक पेरिटॉन्सिलर एब्सेस वाला आया था, हमने उनको इंजेक्टेबल्स पे ट्रीट किया था, और वो मेरे ख्याल से 14 डेज उन्होंने जो है ना किए थे, 7 डेज इंजेक्टेबल्स पे रखा था, और फिर इसके बाद जो है हमने उनको ओरल पे शिफ्ट किया था, और फिर इसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था। हमारी जीपी शिफ्ट में अगर इस तरह कोई पेशेंट आता है तो हम उसका इंजेक्शन कैनास्लीन जो है वो एक ज़माने में बहुत अच्छा इंजेक्शन होता था, बहुत अच्छा इंजेक्शन था, तो उसके बहुत अच्छा रिस्पांस है। कैनास्लीन के साथ इसको आप जैसे कोई और एंटीबायोटिक स्टार्ट करते हैं, कैनास्लीन के साथ बहुत अच्छा रोल है। और इसके अलावा क्लेफ्रॉन का भी बड़ा अच्छा रोल है, अगर क्लेफ्रॉन जो था जो कम्बिनेशन में बहुत अच्छा रोल है। अच्छा जी, एक इसमें एक सिम्टम और रह गए कि ब्लडी स्पूटम के साथ भी कॉम्प्लिकेशन के साथ आप प्रेजेंट कर सकता है पेशेंट, ठीक है ना, जिसको हेमोप्टिसिस कहते हैं, या मतलब स्क्रैचेस की वजह से, लेसिनेशन की वजह से वो ब्लीड कर सकता है वो, या क्रोनिक साइनोसाइटिस, एक्यूट और क्रोनिक साइनोसाइटिस हो, उसके अंदर भी ब्लडी नोज के साथ आ सकता है स्पूटम के साथ, ठीक है ना। तो ये भी इसका एक कॉम्प्लिकेशन है इसकी, उसको आपको मैनेज करना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो वही है। जैसे हमारी आप लोगों से बात हुई है, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट 15 डेज़ के बाद हम इसको ज्वाइन करेंगे सीमी को, और हमारी जो सीमी की टीम है वो डॉक्टर सना और डॉक्टर अजहर से मशवरा करके नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह ताला हम देंगे, ठीक है। हाँ, अब जो भी हम होगा हम बता देंगे। डॉक्टर शफीउल्लाह है या हमारे RMOs की तरफ से बहुत ये बात आ रही है कि एक्सरे चेस्ट की